तिलक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की पांचों सीटों के रुझान अब स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड की पांचों सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी लीड नैनीताल लोकसभा सीट पर है। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा लीड लेकर चल रहे हैं। लगभग 1.5 लाख की लीड उनके पास में है। लेकिन जो हॉट सीट आप कह सकते हैं कि हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, जो हॉट सीट पूरे उत्तराखंड की थी और पूरे देश भर की निगाहें इन सीटों पर थी, वहां पर भी बीजेपी अब अच्छी खासी लीड लेती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, तो बातचीत करते हैं। सर, लगातार आप लोग बातचीत कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, 400 पार का नारा आप लोगों ने दिया था। उत्तराखंड में पांचों सीटों को आप लोग जीत के दावे कर रहे थे, एग्जिट पोल भी ये दिखा रहा था। अब जो रुझान आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करूं तो पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में है। और अभी तक जो रुझान या जो भी अभी तक जितने राउंड की गिनती हुई है, तो अब आप देखिए, जैसे आपने कहा कि हमारे अजय भट्ट जी 1.5 लाख वोटों से आगे हैं, हमारे माननीय त्रिवेंद्र जी यहाँ लगभग 30,000 से वोटों से आगे हैं, महारानी साहिबा आगे हैं, अजय टमटा आगे हैं, और माननीय हमारे अनिल बलूनी साहब बहुत अच्छे वोटों से आगे चल रहे हैं। और अभी तो ये आगे के परिणाम जब तक आएंगे, यानी कि मतगणना जारी है, जब अंतिम परिणाम आएंगे तो ये मार्जिन बहुत बढ़ेगा। और ये पांचों सीटें हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं और जीत भी रहे हैं। मैं इसके लिए अपने सम्मानित जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं अपने जो प्रत्याशी हैं, वो होने वाले सांसद कहेंगे, उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने 10 साल हमारे उत्तराखंड के लिए काम किया, हमारे लिए हमारे उत्तराखंड वासियों को आशीर्वाद दिया, अनेकों योजनाएं वहाँ दी हैं, और धामी साहब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि हम बहुत बड़े अंतर से ये पांचों सीटें जीत रहे हैं। हर सीट पर 5 लाख का आपने बात कही थी कि 5 लाख से ज़्यादा मतदानों से हम जीतेंगे। लक्ष्य भी निर्धारित करा था, मेहनत भी आप लोगों ने की। क्या लगता है वो लक्ष्य प्राप्त होगा? अब देखिए, जिस प्रकार से वोटिंग पड़ी है, उसमें हम लोग पहले तो आश्वस्त थे कि वोटिंग अच्छी होगी तो हम 5 लाख से जीतेंगे। लेकिन आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा। अब ऐसी स्थिति में वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो 5 लाख को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। हाँ, ये हम कह रहे थे कि यदि हमारा 70-80% यदि वोटिंग हो जाता तो 100% हम 5 लाख क्रॉस करते। लेकिन अभी भी देखिए आप, मार्जिन हम अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। और मैंने कहा ना, अंतिम परिणाम तक ये पांचों सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतने वाले हैं। अभी तो बहुत राउंड बाकी है। और यहाँ की जनता का ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आप देखिए ना, पहले जो उत्तराखंड के सरकारों के बारे में कहा जाता था कि एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2022 के चुनाव में ट्रेंड को भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया, यानी उस ट्रेंड को भी खत्म किया। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे माननीय मोदी जी के ऊपर हमारी यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह से विश्वास करती है। आने वाले टाइम पे, यानी शाम तक, बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को। अबे जरा मंत्री जी से बात करिए इस बात को लेकर कि भाई जो इंडिया वॉइस टैली दिखा रहा है उसके मुताबिक 290 सीटों पर स्थिति अटकी हुई दिखाई दे रही है। 290 सीटें एनडीए की दिखाई दे रही हैं अभी तक रुझानों में, यानी एक बहुत बड़ा जो संदेश छिपा है इसके पीछे। आंकड़ा 400 पार का लक्ष्य दिया था, लेकिन हमारी जो इंडिया वॉइस की टैली दिखा रही है वो 290 के आसपास अटका हुई है। सर, आप लोगों ने फुल मेजोरिटी की बात करी थी, लेकिन अभी तक के जो रुझान है, उन रुझानों में अभी एनडीए जो गठबंधन है वो 300 के करीब है। क्या लगता है वो चीज़ें अचीव हो पाएगी, या अभी जो विपक्षी इंडी जो गठबंधन था वो हावी हो रहा है? नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि अभी मतगणना शुरुआती तौर पे है। दोपहर बाद तक, जब तक अंतिम परिणाम आएंगे, ये जो आंकड़ा है बहुत बढ़ेगा। और ये तो तय है, निश्चित है कि तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और यदि अभी का भी रुझान देखें तो बहुत डिफरेंस है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, यानी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, क्योंकि जनता फिर चाहती है कि देश का विकास हो, देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़े। और जिस प्रकार से 10 साल माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए, लोगों के लिए काम किया, तो जनता उसी अनुरूप फिर से भारतीय जनता पार्टी, यानी मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हुए फिर से भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी। और मोदी जी फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री होंगे, ये बिल्कुल तय है। उम्मीद थी 400 पार की आप लोगों को, क्या होगा, या उसी पे जो अभी तक के रुझान है वो लगता है कि वो चीज़ें नहीं अचीव हो पाएंगी 400 पार का? देखिए, अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपेक्षाएं हमने की थी, जैसे आपने कहा 400 पार, हमने अपेक्षा की थी,
लेकिन अपेक्षा के अनुसार यदि परिणाम नहीं आए, लेकिन ये तो निश्चित है ना कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नेहरू जी की जो उस समय उन्होंने लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का जो उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था, उस रिकॉर्ड की बराबरी तो कम से कम हम लोग कर रहे हैं, और ये पहली बार है। देखिए, किसी भी सरकार का तीसरी बार आना और एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल ना होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 303 यदि भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट टाइम ली थी, और यदि उतना ही आंकड़ा हमारा बन भी जाता है, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता भरोसा कर। अबे एक बात और, एक सवाल और मंत्री जी से पूछेगा कि ये आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले मंत्रियों में से एक मंत्री माने जाते हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, और विपक्ष ने ये नैरेटिव सेट किया है कि आरएसएस ने इस बार उस तर्ज पर काम नहीं किया बीजेपी के साथ मिलकर, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। और क्या ये नैरेटिव काम किया विपक्ष का, क्योंकि आरएसएस के चेहरे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी? पूछिए एक बार। सर, आप संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और संघ का जो कामकाज रहा उन चीज़ों को भली भांति आप जानते हैं। इस बार संघ की उस काम को लेकर इस चुनाव में खासे सवाल उठेंगे कि उन्होंने उस तरह से काम नहीं करा। क्या लगता है विपक्ष ने उसका फायदा उठाया? नहीं, देखिए, संघ एक अलग संगठन है और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन है। तो ये राजनीतिक जो ये फील्ड थी, क्षेत्र था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने काम किया है। संघ का आशीर्वाद हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवादी होने के नाते हमें मिलता है, और ये बात ठीक है कि हम लोग राष्ट्रवादी हैं तो संघ भी राष्ट्रवादी विचारधारा का है, तो हमें आशीर्वाद देता है। लेकिन ये तय है कि राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमने काम किया, हमें परिणाम मिल रहा है, अच्छा परिणाम मिल रहा है। और ये बात जैसे मैंने कहा कि तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और देखिए, आप ये बात तो मान के चलिए, जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार इंडी गठबंधन द्वारा किया गया, और बार बार एक ही बात कहा कि यदि 400 पार हो गई या इस प्रकार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने छू लिया तो देश में संविधान बदल देंगे, जातिवादी आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, और इस प्रकार का जो इन्होंने पूरा वायुमंडल बनाया। आखिर हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हम लोग नेहरू जी का वो जो रिकॉर्ड है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, और माननीय मोदी जी लगातार जो मार्जिन भी बढ़ रहा है, जो सीटें बढ़ रही हैं, उस ट्रेंड को देखें तो फिर से हम लोग अपने आप में आश्वस्त भी हैं कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी साहब बन रहे हैं, और उस रिकॉर्ड को भी तोड़ रहे हैं। और पूरे देश के अंदर आज वही स्थिति फिर आने वाली है कि देश का मान सम्मान विश्व में माननीय मोदी जी के रहते हैं, और 2047 तक हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने, उस ओर हमारा भारत बढ़ेगा, और माननीय प्रधानमंत्री फिर हमारे आदरणीय मोदी साहब बनेंगे, ये हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं। सब सवाल टूट गया था। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और ये कहते हैं कि दिल्ली की सियासत उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है, और आप लोगों को उम्मीद थी कि जो पिछला रिकॉर्ड था या जो पिछली जो सीटें प्राप्त थी वो इस बार होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं पा रहा है इस बार। नहीं, कुछ परिणाम अभी अपेक्षाकृत दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंतिम परिणाम आने तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग और अच्छी स्थिति में होंगे, बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैंने कहा ना, इंडी गठबंधन ने भ्रामक प्रचार किया, जातिवादी राजनीति का उन्होंने पूरा तुष्टीकरण, जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये सारा जो इनका खेल खेला गया, चारों तरफ से इन्होंने एक वातावरण बनाने का काम किया। हो सकता है उनको उसमें कुछ सफलता हासिल हुई हो, लेकिन अंतोगत्वा फिर भी मैं कह सकता हूँ कि शाम तक अंतिम परिणाम आने तक, जब ये अंतिम परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुत अच्छी स्थिति में होगा। कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहेंगे सर? जश्न कब तक मनाए, क्या कुछ तैयारी? नहीं, जश्न मनाने के लिए आज कार्यकर्ता बिल्कुल सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और आप देखिए ना, मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, 1984 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, हम लोग उस दौर के, और तब भी हम लोग हतोत्साहित नहीं हुए थे। और आज लगातार तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार सरकार बन रही है, तो हम उत्साह के साथ तो है ना, खुशियां तो मनाएंगे ना, खूब खुशियां मनाएंगे, और आने वाला परिणाम जब और अच्छा होगा तो ये खुशियां और हमारे मन को जो है संतोष देगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरी जनता को बधाई दे रहा हूँ, पूरी जनता का धन्यवाद दे रहा हूँ, माननीय मोदी जी को बधाई दे रहा हूँ, अपने जितने भी नेतागण हैं उनको मैं बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और पूरे देश की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से मैं महसूस कर रहा हूँ जनादेश दे रही है, उनको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और फिर कह सकता हूँ कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ही होगा। अब एक बार पूछिए, राम मंदिर वाला फैक्टर क्यों नहीं चल पाया?
इस तर्ज पर ग्राउंड जीरो पर। में राम मंदिर वाला फैक्टर क्यों नहीं काम कर पाए? क्योंकि आप लोगों का तब से ये नारा था जब से आपने राम मंदिर को लेकर, वो इस बार काम नहीं कर पाए, पूरे देश में भी वो चीज़ें नहीं। राम मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हम लोग गलतफहमी में हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा था, इसके कारण हमें वोट मिलेंगे। हमने इसको आधार नहीं बना था वोटों का, हमने आधार बनाया था अपने विकास का, हमने आधार बनाया था जो हमने काम किया, हमने आधार बनाया था जो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा, हमने आधार बनाया था जो देश का मान सम्मान पूरे विश्व में माननीय मोदी जी ने पहुंचाया है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पे नकेल कसी है, जिस प्रकार से गुंडागर्दी खत्म हुई है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था अच्छी स्थिति में आई है, तो ये हमने आधार बनाया था। राम मंदिर आधार नहीं था, राम मंदिर तो हमारे आस्था का केंद्र है, आज भी हमारा आस्था केंद्र है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमें मिले, हमारे देशवासियों को मिले, और हमारा देश जो है 2047 तक अपना विकसित राष्ट्र बने, ये हम अभी भी भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन फिर वजह क्या रही? ये जो आंकड़ा है, और जब आंकड़ा बन गया तो राजनीतिक मुद्दा हो भी कैसे पूछिए, सकता है? हमारी फिर वजह क्या रही? थी, मैं तो श्री राम कार्य सेवा समिति का, आप जानते हैं, देहरादून का जिला संयोजक रहा हूँ, हमने रामशिला पूजन का दौर रहा हो, चाहे हमें राम ज्योति जन जन तक पहुंचाने की बात रही, हम लोगों ने काम किया उस समय। कैसे चुनाव में वो सब चीजें लोगों को पसंद नहीं आई इस बार राम मंदिर वाला? नहीं, हमने कहा ये मुद्दा था ही नहीं। ये तो हम लोग बड़े हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे आंखों के सामने ये राम मंदिर बना। जो कल्पना हमने की थी वो हमारे सामने बना। 500 वर्षों तक जिस एक जाति एक धर्म ने एक संघर्ष किया, अनेकों लोग काल कल्पित हो गए, और उसके बाद भी हम कल्पना नहीं कर रहे थे राम मंदिर बनेगा। हमने तो कहा था रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन कल्पना नहीं की थी राम मंदिर बनेगा। लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर बना, उसके लिए हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं। तो ये आपकी बात कितने पार? इन आंकड़ों को देखकर जो इंडिया वाइज दिखा रहा है, केंद्र के रूप में आज भी हम भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा से ये देश आगे बढ़े, ये हम अपेक्षा करते हैं। सर एक अंतिम सवाल, क्या लगता है सर, अब जो चीजें दिख रही है, जो रुझान आ रहे हैं, कि 400 पार होगा या नहीं? देखिए, अभी अंतिम परिणाम आने तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो स्थिति अभी मैं महसूस कर रहा हूं, शाम तक यानी कि अंतिम परिणाम आने तक मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमारे राहुल देश गांधी के आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी होंगे। एक कमेंट ले लीजिए, राहुल गांधी आगे चल रहे हैं रायबरेली से। राहुल गांधी जी अभी रायबरेली से आगे चल रहे हैं, जबकि आप लोग मान रहे थे कि इस बार फिर वापस जाएगी तो उनका जो बुरा बिस्तरा वो बन जाएगा। क्या लगता है? अभी अंतिम परिणाम आने दीजिए, शाम तक क्या स्मृति पता ईरानी पीछे चल रही उसमें हैं। परिवर्तन हो। और मैं तो अभी भी फिर उम्मीद कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम और अच्छा करने का, हमारी जनता ने जो आशीर्वाद हमें दिया है, जो अपेक्षाएं हमारी है, उस अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। स्मृति ईरानी काफी फाइब्रेंट नेता थी, पिछली बार राहुल गांधी को रहा, लेकिन इस बार जब अमेठी से चुनाव लड़े तो विपरीत परिस्थितियां उनके अगेंस्ट चल रही है। नहीं, अभी तो मैंने कहा ना, अंतिम परिणाम आने तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग उस सीट को भी जीतेंगे। देखिए, सभी को उम्मीद है कि जो अंतिम जब परिणाम आएंगे तो बीजेपी को यही उम्मीद है कि वो उनके पक्ष में होंगे, और जो उम्मीद उन्होंने लगाई है, यानी सरकार तो बनेगी, लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित करा उस लक्ष्य के करीब भी जल्दी से एक अपडेट दीजिए। उत्तराखंड में किसी सीट पर फाइट दिखाई दे रही है या एक तरफा स्थिति दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तक उत्तराखंड की 5 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा मार्जिन है वो नैनीताल सीट पर बीजेपी यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। हाँ। हरिद्वार सीट पर भी 30,000 से ज्यादा की लीड बीजेपी की तरफ से अब तक यहां पर हो चुकी है। पौड़ी सीट पर आप कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा हॉट सीट थी उस पर 44,000 से ज्यादा की लीड बीजेपी अब तक यहां पर ले चुकी है। इसी प्रकार से नैनीताल अल्मोड़ा की जो सीट है वहां पर 60,000 से ज्यादा की लीड है, और टिहरी की जो सीट है वहां पर भी 30,000 से ज्यादा बीजेपी की लीड अब तक यहां पर नजर आई है। तो ये समझा जा सकता है कि 5 सीटों पर बीजेपी का जो कमल है वो खिलता हुआ नजर आ रहा है, और उत्तराखंड की 5 सीटें फिर बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है। जी, ये 5 सीटों का अगर हम जिक्र करें तो पौड़ी सबसे हॉट सीट में से एक सीट थी, तो वहां जो अपडेट दिखाई दे रहा है, यानी कि आराम से अनिल बलूनी चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल है, इसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम कह सकता है कि जिस हॉट सीट को पूरी दुनिया यहाँ पर देख रही थी, खासतौर पर भारत के सभी राज्यों की निगाहें उस पौड़ी सीट पर टिकी हुई थी, उस पौड़ी सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी इस समय सबसे ज़्यादा लीड, ये कह सकते हैं कि 44,000 से ज़्यादा की लीड उनके पास है। लेकिन अगर पूरे उत्तराखंड की 5 सीटों पर देखें तो जो समीकरण कांग्रेस मान के चल रही थी कि अब की बार परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन देखने को नहीं मिला। टिहरी सीट पर तो आप ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर इस समय यहाँ पर अपना चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो आंकड़ा है जो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन विपक्षी दलों के लिए अब भी उत्तराखंड में जल्दी से एक और अपडेट, एक छोटा सा अपडेट, ये हरीश रावत के सुपुत्र, उनका क्या स्थिति है इस वक्त हरिद्वार में?
जी बिल्कुल, हरिद्वार की जो सीट है, इस समय हरिद्वार की सीट पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो यहाँ पर लीड लेकर चल रहे हैं। लगभग 32,000 के करीब उनकी लीड यहाँ पर हो चुकी है और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो उनसे पीछे यहाँ पर चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों सीट, चाहे पौड़ी हो या हरिद्वार हो, दोनों हाँ। सीट बीजेपी के पास इस समय जाती हुई दिख रही है। जी